नमस्कार, स्वागत है आपका दी सक्सेस स्टोरी के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार है, एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में क्या कहें। पूरी दुनिया इन्हें 21वीं सदी का दा विंची कहती है, लियोनार्डो दा विंची कहती है। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कला के एक ऐसे आयाम की जहां पर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उपकरणों से, अलग अलग संसाधनों से और हर छोटी बड़ी चीज से यदि कोई कलाकार कुछ उकेर पाने, कुछ उभार पाने की क्षमता रखता है, तो हमारी ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो नाम है वर्ल्ड के एकमात्र नेल आर्टिस्ट, वन एंड ओनली दी वाजिद खान का। बहुत बहुत स्वागत है वाजिद जी। और क्या कहें, मतलब क्या ही बात शुरू करें। मुझे यही बस समझना है, जानना है, कोशिश है आपसे सीखने की कि आमतौर पर जब भी कला की बात आती है तो लोग कुछ ऐसी चीज़ों के साथ प्रयोग शुरू करते हैं जो बहुत अलग होती है। कोई कलम के साथ, कागज़ के साथ कुछ करता है, कोई ब्रश के साथ, कलर के साथ कुछ करता है, या तरह तरह की चीज़ें हैं। लोग आजकल आधुनिक होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स पे आ रहे हैं। आपने अपनी कला का जो टूल है, जो हथियार है, वो कील, हथौड़ी, बंदूक की गोली या ऐसा लोहा लंगर जिसको लोग ज़रूरी भी नहीं समझते अपने पास रखना, उसे बनाया है। ये शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से आइडिया आया? पहले तो मैं सारे दर्शकों का और आपका और आपके दो खूबसूरत साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और एक साथी जो है, उनसे जिस तरीके से मेरी बात हुई, वो ईश्वर की तलाश में जो है गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, और वो गुफ्तगू में मज़ा आ गया है ना। तो मैं एक तो उस जोन से अभी तक निकल ही नहीं पाया हूँ। दूसरा, आपने मेरी तारीफ़ में इतनी सारी बातें कह दी हैं कि उसके बाद तो लगता है कि आदमी को मर जाना चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि मैं नेल आर्टिस्ट हूँ। तो मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, मैं सारे आर्ट फॉर्म बनाता हूँ। मुझे जो मकबूलियत मिली वो नेल आर्ट में मिली। और देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ कि आपने कहा कि मैं लोहे से बनाता हूँ, मेटल से बनाता हूँ, वेस्टेज सामान से बनाता हूँ, इन सब से आर्ट बनाता हूँ। मुझे असल कुछ बिखरी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ बिखरी बिखरी सी है। तो ये जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, ये जमा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बिखरी सी हुई ज़िंदगी को एक जगह जमा कर लेते हैं, एक एम पे जमा कर लेते हैं, एक काम पे जमा कर लेते हैं, किसी एक के लिए जमा कर लेते हैं। वो लोग मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है। एक शेर मुझे यहाँ याद आता है कि किसी ने कहा है कि इतने बदनाम हुए इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हैं इस ज़माने में कि तुम्हें सदियां लग जाएंगी हमें भुलाने में। ओह, क्या बात है। तो क्या बात। अगर इसके मिसरे में थोड़ी सी तब्दीली कर दूं मैं, और मैं ये कहूँ कि इतने मशहूर हुए इस ज़माने में कि तुम्हें सदियां लग जाएंगी हमें भुलाने में। अरे वाह वाह। तो ये शेर मुझे लगता है कि वाजिद खान पर बिल्कुल माकूल बैठा। हाँ, मैं आपकी इस बात का बड़ा फ़ख्र से जवाब देता हूँ कि यार, एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उस आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको इतनी मकबूलियत मिल जाए, है ना। मैं हो सकता हूँ सोशल मीडिया पे इतना फेमस नहीं हूँ, हो सकता है मैं मीडिया में इतना फेमस नहीं हूँ, मगर मैं आम लोगों में बहुत फेमस हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। और रिसेंटली मैं 2-3-4 दिन पहले का एक वाक़या बताऊँ कि 2-3-4 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि मंदसौर में मेरी एक फैमिली की होटल है, वो होटल पे काम चल रहा था। तो मैं स्लीपर में था, टी शर्ट पहनी हुई थी, नॉर्मल से काम कर रहा था, पेंट वेंट में था मैं। तो मुझे लगा कि वहाँ वेटर से एक इंसान कोई बात कर रहा है। तो मैं और मेरा भाई को कहीं जल्दी जाना था, तो हमने वो हल्की सी बात सुनी। वो ये बोल रहा था कि यार, ये इस ढाबे पे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला, यार इतना दिल से मैं कुछ बना रहा हूँ और ये बंदा जो है कुछ कमेंट पास कर रहा है। मैंने बोला, क्या हुआ भाई? बोले, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड जो है पाइप का लगेगा, ये बहुत ख़राब लगेगा, मेरी बात मानो, मत करो इसे। मैंने अपने भाई से बोला, रुको रुको। अब मैंने पूछा, क्या करते हैं? बोले, मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, और ये जो है ना, ये बोर्ड ऐसा मत बनाओ। बोले, इस बोर्ड को बर्तन से बनाओ। बोले, मैं इंदौर से आ रहा हूँ, मैंने इंदौर में हैशटैग इंदौर लिखा हुआ देखा बर्तनों से, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मेरा भाई मुझे देखने लग गया, मैं उसे देखने लग गया। मैंने उनसे कहा एकदम जज्बात में, फ़ख्र के साथ, वो मैंने ही बनाया। उस बंदे ने मुझे देखा, बोले अच्छा, और वो बंदा चला गया वहाँ से। तो ये जो है ना, ये जो है, ये एक छोटा सा वाक़या है, मगर ये छोटा सा नहीं है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी और बात कहूँगा। मेरा नाम वाजिद खान है ना, तो वाजिद खान है। 2015 के बाद
एवरेज 2015 के बाद से पहले मैंने वाजिद खान बच्चों में बहुत कम नाम देखे थे, बहुत कम नाम देखे थे। अभी मैं कम से कम आपको मेरे मिलने वालों में, मेरे दोस्तों में, फैमिली में, परिवार में 50 से ज़्यादा वाजिद खान नाम बता सकता हूँ। तो वो अहमद फराज साहब का एक शेर है, वो शेर तो मुझे याद नहीं है कि और कितनी मकबूलियत चाहिए माओं ने अपने नाम से तुम्हारे नाम रख दिए, इस तरीके का शेर है वो, तो वो याद नहीं है मुझे। वाजिद जी एक बात बताइए, पूरी दुनिया घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, शोहरत है, सब चीज़ें हैं, कैसा लगता है वाजिद खान होना? मैं सच बताऊं, लोग आपकी रिस्पेक्ट जब करते हैं जब आपके पास बहुत पैसा हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट जब करते हैं जब आपके पास शोहरत हो। वो शोहरत रातों रात आ जाती है, रातों रात चली जाती है ना, रातों रात आ जाती है, रातों रात चली जाती है। मगर बेहतरीन जहनीत है ना, बेहतरीन नीयत और बेहतरीन फितरत ये नस्लों से नहीं आती। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ बेहतर हो गए तो इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकते। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त इंसानों को इम्प्रेस करने से बेहतर है उस ईश्वर को इम्प्रेस कर लो जिसने ये सब कुछ दिया। हाथ जोड़ के उससे शुक्र अदा कर लो, गिड़गिड़ा के उससे शुक्र अदा कर लो। इससे बेहतरीन मकबूलियत और इससे बेहतरीन ज़हनियत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। वाजिद, जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे ये आई सुनने में कि गांव से आप निकले हैं और बचपन जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के साथ बीता आपका। एजुकेशन की हम बात करें वो भी महज 5वीं जमात तक आप ले पाए। ये जो संघर्ष है अभी पूरी तरह से लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है। लोग हमारा ये सवेरा तो देख रहे हैं जब हम सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे आपकी ज़बान में। क्या बात, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मेरा एजुकेशन 5वीं तक ही है। मैं मालवा से हूँ। साहब जब मालवी ज़ुबान में बात कर रहे थे किसी से, तो मैं वीडियो बना रहा था। मुझे मालवी ज़ुबान बहुत पसंद है। और एक छोटा सा वाक़या है, मैं वाक़या बताऊँगा कि मेरे वालिद का इंतकाल है, तकरीबन 1 साल हो गया उनके इंतकाल को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके लास्ट दौर में एक बात देख रहा था मैं, है ना, उनके आखिरी दौर की एक बहुत सच्ची बात है कि कोई भी धोती या पगड़ी पहने हुए अगर कोई कस्टमर आता तो वो चाय के पैसे नहीं लेते। वो ग्रुप के साथ आता तो उसके खाने के पैसे, उस पर्टिकुलर सिर्फ उस इंसान के खाने के पैसे नहीं लेते, बाकी सबके लेते। मेरी होटल है, मैंने बताया, क्योंकि उनका कहना था कि कल्चर और संस्कृति हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ये धोती और ये कुर्ता पहनने वाले अब लोग नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं 5वीं पढ़ा हुआ उस मालवा क्षेत्र का हूँ, इंसान हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे बेहतर यही हुआ कि मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूँ। अगर इससे ज़्यादा पढ़ता तो मैं शायद हो सकता आर्टिस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि स्कूल आपके जहन में डाल देता कि ये गलत है, ये सही है, यही सही है जो हम कर रहे हैं, है ना। वो इतिहास पढ़ाते हैं आपको जो सरकार को इम्प्रेस करने के लिए लिखा गया हो, या किसी कम्युनिटी को इम्प्रेस करने के लिए लिखा हो, या फिर किसी, मतलब मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके दादा दुनिया के सबसे लेजेंड इंसान थे, ठीक है, आप क्या हैं बताएं। बिल्कुल सही बात है, आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या। हम आने वाली नस्लों पे क्या काम कर सकते हैं क्या? अगर हमने आने वाली नस्लों पे काम कर लिया, हमने अपने ऊपर काम कर लिया, तो हम बहुत बेहतर मुल्क बना सकते हैं। अभी जो मुल्क के हालात हैं अब तो खैर कम हो गए, जो नफ़रत बोई जा रही है, मुझे नहीं लगता कोई परमाणु बम गिराने की ज़रूरत है, किसी टेररिज्म हमले करने की ज़रूरत है। इससे बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने ही मुल्क को ख़त्म करने के लिए नफ़रत के बारूद के गोले हर घर और हर दिल के अंदर डाल दें। तो ये बड़ा घातक है। मैं इस बात से आगे बात करूँगा कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं कबीरदास जी को पढ़ता हूँ, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को पढ़ता हूँ, गुरु नानक जी को पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप आर्टिस्ट तभी हो सकते हैं जब आप सबको पढ़ेंगे और सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि ईश्वर खुद कहता है कि उसने 1,24,000 से ज़्यादा मैसेंजर पहुँचाए इस दुनिया में। आप ये, और सभी सही हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, या हम ही सही हैं। आप सबकी रिस्पेक्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर बेहतरीन मुल्क बनाना है तो सबसे पहले बेहतरीन आर्टिस्ट बनाने होंगे, बेहतरीन धर्मगुरु बनाने होंगे, बेहतरीन थिंकर बनाने होंगे, तो हम हमारे समाज और सोसाइटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
बहरहाल जी। और कहा भी गया है आमतौर पर कि अगर किसी राष्ट्र को कमज़ोर करना है तो उसका जो सबसे छोटा दिमाग होता है, यानी वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनको आप कमज़ोर कर दो, उनके बीच एक ऐसा बीज बो दो कि फिर आगे बहरहाल सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें बहुत चल भी रही हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन एक बात यहाँ फिर ये जानना चाहूँगा कि जब हम कम पढ़ते हैं, आमतौर पे कहा तो ये जाता है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। अरे क्या बात है, तो मैं तो ये हर लेक्चर में कहता हूँ कि एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन कहीं जो हमारा समाज होता है रोकने की बहुत कोशिश करता है। आप देखते होंगे जब भी कोई गरीब परिवार से बच्चा निकला है, जब भी कोई छोटी जगह से बच्चा निकला है, तो हमेशा एक तबका ऐसा होता है जो दूर से तो बड़ा आश्वासन देगा कि यार ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, चिंता मत कर, ये वो, पर भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं कोशिश भी करेगा कि ये आगे ना बढ़ जाए, वरना दिक्कत। क्या ऐसा कभी सामना करने को मिला, इस तरह के लोग मिले जीवन में? मैं कहना चाहूँगा जो गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपसे अमीर कोई भी नहीं है, आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, बस शुरू कर दो। सिर्फ आपको पाना है, सिर्फ पाना है, सिर्फ पाना, आपके पास खोने का कुछ भी नहीं है। एक कलाकार का जो दिल होता है बहुत पाकीज़गी भरा होता है। जब भी कोई आर्ट बनाते होंगे, जब भी कोई विचार मन में आता होगा, सबसे पहला ख्याल क्या आता है वाजिद खान के मन में? देखिए, वाजिद खान की अगर आप बात करेंगे तो वो अलग शख्स है और मैं अलग शख्स हूँ। मैं अभी सच बताऊँ आपको तो मैं एक आर्टिस्ट बन के आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। कोई भी आर्टिस्ट होगा, अगर वो कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले वो काम करेगा, उस काम को अपनी इबादत समझेगा, बहुत दिल से करेगा। वो कभी कैलकुलेट नहीं करेगा इससे कितना फ़ायदा होगा, कितनी तारीफ होगी, कितना नुकसान होगा, वो कभी नहीं करेगा। वो बेहतर से बेहतर करेगा। अगर उसका 1 दिन लग रहा है तो वो 1 दिन लगाएगा, 10 दिन लग रहे हैं 10 दिन लगाएगा, वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट नहीं है, फिर वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। तो मैं जो हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मुझे जो बेहतर करना है वो मैं बेहतर करता हूँ। मैं बहुत टाइम लेता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट करे हैं अभी मैंने जिससे मुझे बहुत लॉस गया है ना, मगर मैंने उस प्रोजेक्ट को वैसे ही करा जैसा मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मोहब्बत जो होती है उसका कितना रोल मानते हैं कलाकार की ज़िंदगी में? क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिसके किसी के भी प्रति प्यार हो खैर जीवन में, लेकिन वो किसी इंसान को कलाकार बनाता है? आपका अपना निजी तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, मोहब्बत नहीं तो फिर वो इंसान ही नहीं है ना। अगर वो मोहब्बत किसी एक लड़की से कर रहा है तो मेरी निगाह में फिर भी वो इंसान नहीं है। मोहब्बत का मतलब हो गया कि आप माँ से करें, ज़मीन से करें, आसमान से करें, मुल्क से करें। और मेरी मोहब्बत के मुल्क में मैं पूरी दुनिया को एक मुल्क मानता हूँ, है ना। इंसानों से करें, वही तो मोहब्बत है। मैंने ऐसे मोहब्बत करने वाले देखे हैं कि वो अपने साथी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उनकी ईमानदारी देखें तो आप मिसाल देंगे, मगर वो जब बाज़ार में डील करने आते हैं तो वो लेबर से इतने क्रूर हो जाते हैं कि आप देखेंगे कि यार ये कौन है। तो ये अधूरी सी मोहब्बत नहीं होना चाहिए। मोहब्बत ऐसी होना चाहिए कि सबसे मोहब्बत होना चाहिए, ये फिर मोहब्बत नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत गंदी मोहब्बत है कि मैं आपसे तो इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ और बाकी लोगों से मैं नफरत कर रहा हूँ। ये कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं एक लीडर को जानता हूँ, आप देखेंगे वो अपने बच्चों से और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, मगर आप उनकी बाकी बाहर नफरत देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये कैसी, मतलब कैसे है। तो ये मोहब्बत नहीं है। वो एक्टिंग कर रहे हैं, बेहतर एक्टिंग कर रहे हैं। मोहब्बत तो फिर सबसे मोहब्बत हो जाएगी। फिर आपको मंदिर भी अच्छे लगेंगे, मस्जिद भी अच्छी लगेगी, गुरुद्वारे भी अच्छे लगेंगे, आपको रोड भी अच्छे लगेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो किसी की मुफलिसी अच्छी नहीं लगेगी, किसी की तकलीफ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो। बराबर। जब बड़े हो रहे थे बचपन से, तो किन किन लोगों का प्रभाव ज़िंदगी में रहा और आज तक आप मानते हैं कि यार ये प्रभाव मेरे जीवन में शुरू से है? देखिए, पहले मैं पहले सच बताऊं तो मैं जब पैदा हुआ तो मैं बेहतर इंसान था। फिर इस दुनिया को इंट्रोड्यूस आया तो ये समझ में आया कि नहीं, ये जो है लोग हैं यही है। तो झूठ, करप्शन, फरेब, धोखा, ये सब मैंने महसूस किया और मैंने किया। फिर मुझे समझ में आने लगा कि यार ये सब नहीं है। इन सब से इन दुनिया को तो इम्प्रेस कर सकते हो, बाकी खुदा को नहीं कर सकते हो। तो जब इस पर लगाम लगाना शुरू की तो इसके बहुत नुकसान भी हुए। वक्ती नुकसान है, मतलब कुछ वक्त के नुकसान है, बाकी आखिर में तो बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका सवाल भूल गया, मैं सवाल क्या था? किन किन लोगों का प्रभाव ज़िंदगी में बहुत? तो ये हुआ, तो ये वो पूरा नकलीपन था मेरे अंदर, मैं पूरा नकली था। तो फिर मैं जो है शिव कुमार बटालवी साहब को मैंने उनका एक इंटरव्यू देख लिया, बड़ा दिल खुश हो गया वो इंटरव्यू, है ना। फिर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह रूमी हो गए, कबीरदास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए। गुरु नानक जी से मैं तो इतना मुतासिर होने लग गया था कि यार मैं तो हर साल पंजाब पहुंच जाता था अपने दोस्तों के साथ, है ना। फिर मैं सबको समझाने लगा तो वो लोग मुझे समझे कि सिखिज़्म का प्रचार कर रहे हैं।
तो मैं सिखिज़्म का प्रचार नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था कि यार देखो गुरुद्वारे से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, हर मज़हब से सीख सकते हैं, इसे इंडिविजुअल मत लीजिएगा। बाकी हमारे करंट जो आसपास की चीज़ें हैं वो सिखिज़्म में और जैनिज़्म में बहुत प्यारी है ना। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना, मुझे तो सभी से मोहब्बत है, ऐसा मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो लंगर है वो लंगर मुझे बहुत दिल को छूता है, जो कम आवाज़ में जो वाणी बजती है वो बहुत पसंद है मुझे। और दूसरे मज़हबों में क्या होता है कि बहुत शो ऑफ हो गया है ना, वो शो ऑफ हो गया ख़ुद के पैसों के लिए, ख़ुद के शो ऑफ के लिए, शोर करने के लिए, ख़राबा करने के लिए, अब सिर्फ हमें अपने आप को बेस्ट करने के लिए। और मैंने इस्लाम भी जो समझा, तो मैं सच बताऊं तो मतलब मैंने इस्लाम समझा से 4-5 साल पहले। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी देखी मैंने, तो मुझे समझ में आया कि यार ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ये बहुत बदतर है, बेहतर ज़िंदगी को चुन रहे। तो इसे रूमी बोलते हैं कि मुसलमान होना अलग बात है, मोमिन होना एक अलग बात है, तो ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं जी। और अमीर खुसरो साहब का आपने जिक्र किया। अमीर खुसरो साहब तो जब पहली मर्तबा भारत की सरजमी पे अपना कदम रखते हैं तो वो तो खुद कहते हैं बल्कि इस बात को कि जिहाल मिस्किन मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया और किताब हिजरा नदारा मेजा नलेहु काहे लगाए छतिया। मजदूरों की जो मजदूरी करते हैं, मुझे आपका इंटरव्यू ये कलाम पढ़ते हैं ना, ये आप क्या बात है, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है साहब। अच्छा, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में जो भजन लिखे, अगर आप भजन देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे इतने। अब मैं रहीम दास जी को पढ़ रहा था, रहीम दास जी के भजन की आप फहरिस्त देखेंगे, अभी क्या टॉप भजन निकालेंगे तो टॉप 10 में 2 या 3 भजन जो है रहीम दास जी के निकल जाएंगे। तो ये अलग ट्रैक है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, नफरत और बहुत ऊपरी स्तर की चीज़ है, बहुत ऊपरी, ये है सच्ची बात है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। अभी क्या हो भी यही रहा है ना वजह साहब की लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि धर्म के नाम पे, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा धर्म जो है उसे महान माना जाए। हाँ, और मैं जो बोल रहा हूँ हाँ, सही है। और उस कारण से हालांकि जो ऊपर वाला है एक है, उसने कभी जीवन में ये जिक्र नहीं किया होगा, वो तो अलग ही अपनी जगह होगा, पर जो हमारे बनाए हुए देवता हैं, हमारे बनाए हुए धर्मगुरु हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने थोड़ा सा वो किया है। बिल्कुल, क्या बात। मैं अपने गाँव में बताऊँ, मेरे गाँव के अंदर मैं काफिर करार हूँ, है ना, काफिर। खासकर हमारे प्यारे जो हमारे गांव के मौलवी हैं, मुझे बहुत चिढ़ है मौलवियों से तो वो उन सब की निगाह में मैं काफिर हूँ, उन्हें लगता है वो जन्नती हैं, है ना। उनने बड़े ग्रुप को अपना अंडर करा हुआ। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा ड्रग्स पीने वाले बच्चे हैं, चोरी करने वाले बच्चे हैं। बाकी वो मौलवी कभी भी उन पर काम नहीं करेगा, वो उनने बोल दिया कि तुम तो फिर भी जन्नत में जाओगे। मौलवी का काम है साल में 3-4 इवेंट कर लेना, बड़ा अपने स्कॉलर को लेके आ जाना, इनसे चंदा करके उनको दे देना। कभी ज़िंदगी में इतनी बदतर कंडीशन होती जा रही है, इतनी बदतर कंडीशन, और हर बार वो ये बोलते हैं कि नहीं तुम तो जन्नती हो। हक पे तो हम ही, सच तो हम। ड्रग्स वो कर रहे हैं, ब्याज वो कर रहे हैं, शराब का कारोबार वो है। आप हालात देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या है, मगर जन्नती वही। और वो उनके लिए हम काफिर हैं, क्योंकि मौलवी के खिलाफ आप वो नहीं बोल सकते ना। आप मौलवी अगर गलत भी कर रहा है तो आपको बोलना नहीं आप सही हैं बस। तो ये तो वही बात है। मतलब मुझे आपसे बात करते करते न जाने क्यों बहुत सारे शेर याद आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा जहनी अच्छे लोगों से मिलना मेरा भी बहुत कमी होता है। तो राहत साहब ने एक बात कही भी थी, आप कहा था कि किसी से हाथ भी ज़रा सोच कर मिलाना, वरना मौलवी साहब इसे भी हराम कह देंगे। तो ये बात तो ये बात किसी का फ़ोन है आप उठा सकते हैं। तो ये बात तो मेरे गाँव में बहुत परफेक्ट होती है ना। हमारे गाँव के जो मौलवी हैं उन्होंने नस्लों को बर्बाद कर दिया, है ना। अगर कोई नस्ल सुधरती है उसके जिम्मेदार उस एरिए के धर्मगुरु और लीडर होते हैं, है ना। और नस्ल बर्बाद होती है उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप ठेकेदार ऑफिशियली बन चुके हो, है ना। आप लोगों से बोलते हो कि यार हमने ये बोल दिया, ये सही है, ये गलत है, लोग आपकी बात मानते हैं। मैं अपने गाँव के मौलवी का बोलूँ, अगर वो बोल दे पूरे गाँव से कि यहाँ पे इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ पूरा गाँव वहाँ से नहीं निकलेगा। अब उस गांव के 60% लड़के ड्रग्स पीते हैं, शराब का काम है, अफीम का काम है, या अफीम लेते हैं, चोरियां करने क्योंकि ड्रग्स के पैसे नहीं। मौलवी कभी भी इस बात पे वो फोकस नहीं करता, क्योंकि उनकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बोलने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं बोल के कितनी बड़ी बगावत ले रहा हूँ जी। आप जब भी कभी जिक्र करते हैं अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, अलग अलग मंच पर आप जाते हैं, एक नाम बड़ा आता है बार बार आपकी ज़बान पे, और वो है आपकी जो हमसाया हैं, शरीके हयात हैं, आपकी धर्मपत्नी। उनका जीवन में बड़ा प्रभाव रहा है आपका, ऐसा आप कहते हैं।
क्या ये शुरुआत थी और कैसे ये चीज़ें शुरू हुई? देखिए, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब मुझे पॉजिटिव ही देना है क्योंकि आप तो अभी चले जाएंगे, बिल्कुल सही। मुझे घर पे जाना है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में दो जात है, सिर्फ दो जात है, एक मर्द की है, एक औरत की है। दोनों की पूरी दुनिया की फितरत सेम है। दुनिया का कोई भी मर्द हो, वो हमेशा अपने आप को ताकतवर हो, वो समझा एक बड़े ज़बरदस्त बात है में अंदर रहेगी, है ना। वो आपके लिए ज़िंदगी भर और ज़िंदगी और अपनी सारी कुर्बानियाँ दे देगी। उसे आपके लिए भी देना, आपके बच्चों के लिए भी देना, अपने माँ बाप के लिए भी देना। मर्द कोई कुर्बानी नहीं देता। बहुत कम मैंने मर्द देखे होंगे जिन्होंने कुर्बानी दी, मर्द नहीं देता। अब वो 100 में से 1-2% का अपन रेशो नहीं निकालते अमूमन। जी, रिकॉर्ड से बहुत नाता रहा है आपका, अलग अलग देशों ने आपको बुलाकर आपके नाम कई खिताब किए हैं। तो ये कभी सोच थी शुरू से कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे कोई खिताब मिलेगा, या काम करते गए और खिताब आते गए? क्या सामंजस्य दोनों के बीच? रिकॉर्ड की बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही। इस बात को अगर मैं कहूँ, हाँ देखिए, मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, मतलब मैं गंवार इंसान हूँ। तो गंवार इंसान को अपने आप को प्रूव करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज या बड़ी रिकॉर्ड बुक का सर्टिफिकेट चाहिए। वो बोलता है कि देखो, अच्छा मैं नहीं पढ़ा हूँ, देखो ये मेरे पास ये है ये। मगर असल मुझे ये सब पहले था। अब मुझे कोई अखबार मेरे बारे में 2 पेज का इश्तिहार में मेरे कशीदे लिख दे तारीफ़ के, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और मुझे गाली भी लिख दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मुझे फ्रेंकली ऐसा कोई लगता नहीं कि मुझे कोई फ़र्क पड़े। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी कलाकार क्या बल्कि किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है जीवन में फोकस्ड रहना। हम अपना ध्यान किसी एक कला पर, किसी एक चीज़ पर कैसे केंद्रित करें। आपके हिसाब से क्या लगता है, फोकस्ड रहने के लिए आज की युवा पीढ़ी को या तमाम सारे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, फोकस रहने का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इतना फोकस हूँ कि ये मेरी उंगली है, ये मेरे हाथ नहीं खोल रहे हैं ना, मेरा बहुत दर्द है और वाइब्रेशन है इसमें, वाइब्रेशन में। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो मैं इतनी हैमर चलाई कि ये जो उंगलियाँ हैं ना, इस उंगलियों के अंदर वो थोड़ा सा गैप आ गई, लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो वो, मगर जब मेरे हाथ में हथौड़ी आएगी तो ये दर्द, ये तकलीफ सब ख़त्म हो जाएगी। मुझे एक ही चीज़ वो दिखती है, वो काम 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 काम। और हर काम में जब करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के बाद मैं मर जाऊँगा, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम है। तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरूँगा नहीं, मैं हज़ारों साल तक ज़िंदा रहूँगा। आप कहेंगे कि ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान, मतलब मौत आना तो बरहक है, मगर मरना अलग बात है। मरना उसे कहते हैं कि जब आपका काम दिखना बंद हो जाए, आपकी बात होना बंद हो जाए, तो आप मर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जीते जी मर चुके हैं, और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, आपके दिल में, आपकी बातों में, इस दुनिया में, इन ख्यालातों में, इन कामों में। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने और नोटिस की वाजिद साहब, आपकी मेरी बातचीत जब से शुरू हुई और हम जब से मिलने लगे हैं, और आपके फ़ोटोज़ में देखता हूँ, इंटरव्यूज़ अलग अलग आते ही रहते हैं इधर उधर, कि आपका जो पहनावा है, स्टाइलिंग जिसे हम कहते हैं आमतौर, वो बड़ी ज़बरदस्त है, बाकमाल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। तो ये कैसे हुआ? ये भी क्या धर्मपत्नी जी ने आपको ये सूट बूट इस तरह के पहना, या आप कहीं से प्रभावित हैं किसी एक अलग कल्चर से, किसी एक अलग पहनावे से, और फिर आपने अपना स्टाइलिंग ऐसा चुना? तो मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया को मैं एक मुल्क मानता हूँ, है ना। 2 जात में समझता हूँ कि 2 जात, एक मर्द की और एक औरत की जात है। वो इस दुनिया के कल्चर जो है ना, सभी बहुत खूबसूरत है। जब भी मैं किसी संत या किसी महात्मा को पढ़ता हूँ तो मैं उनके लिबास बना लेता हूँ। उसमें मुझे बड़ा मज़ा था, उन्हें सुनना, उनके स्टाइल में बोलना, उनके स्टाइल में बातें करना। मैं फील करता हूँ कि वो कैसे होंगे, मैं वैसा तो बन नहीं सकता हूँ, तो मैं वैसे ही कपड़े पहन लेता हूँ और अपने मतलब बड़ा खुश महसूस करता हूँ। अच्छा, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत है। एक छोटा सा वाक़या है, सुनाऊँ मैं? हाँ। तो एक बार ये हुआ कि मैं इन्फोसिस में लेक्चर देने गया, तो वहाँ से लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक टैक्सी में मैं बैठा, तो मैंने अपनी बेगम को फ़ोन लगाया कि मुझे खाना खाना है, दाल चावल खाना है। बहुत दिन हो गए, मैं यूरोप से आया था, तो बहुत दाल चावल बनाते ना। तो ये मैं बोल रहा था तो टैक्सी ड्राइवर सुन रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने एक फ़ोन करा और मराठी में उन्होंने बहुत देर तक बात की। बात करने के बाद मुझसे बोला सर आपका टिकट मुझे बता सकते हैं? मैंने टिकट देखा। उन्होंने बोला सर 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है, मैं आपको एयरपोर्ट पे पहुंचा दूंगा, आपकी फ़्लाइट अगर निकल गई तो उसके पे मैं करूँगा, फ़्लाइट नहीं निकलेगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अपन इस रूट से चल सकते हैं,
यहाँ से मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपना टिफ़िन ले लूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। अब हम चलने शुरू हुए, गली में गए, फिर गली में गए, फिर घर गए। एक घर के वहाँ रुक दिया, बोले सर आइए। तो मैंने बोला आइए मतलब आप टिफ़िन लेकर जाओ। बोले नहीं सर, मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन लगा दिया, इन 45-50 मिनट में उन्होंने दाल चावल बना दिए बेहतरीन वाले। और मैंने उनका मुंह देखा और यार मैं तो इमोशनल हो गया। मैं तो यूरोप से था तो मुझे वैसा खाना तो मिला नहीं, वो टिपिकल दाल। तो मैंने बोला कि चलो उतर जाते हैं। बस मैं उतरा, अब मैंने कपड़े पहने हुए थे अपने। उनकी मदर ने मुझे देखा और वहीं से चिल्लाई कि साईं बाबा आ गए। और आप देखिए इत्तेफाक से वहाँ सामने साईं बाबा की तस्वीर भी। और ये बस पूरी सोसाइटी यही पे वापस कार के अंदर बैठ गया। मैंने उनसे बोला कि नहीं, वो बोले अच्छा। फिर वो कार में खाना ले आए। बहरहाल अलग वाक्य है। हालांकि एक वाक्य तो आपने सुना ही दिया, लेकिन आप अलग अलग मुल्कों में जाते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक्य हुआ जो याद रह गया हो, मतलब जिसको लगा कि यार बस इस दिन के लिए शायद मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई घटना हुई है जिसके बाद पूरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैं ऐसे वाक्य। एक बात बताऊँ मैं आपको अफ्रीका की। अफ्रीका में एक जगह गए हम, नहीं माफ़ करना, टर्की में एक जगह गए हम। तो हम वर्कशॉप लेने गए हम। तो वर्कशॉप लेने समझो हमें जिस जगह से जिस जगह जाना था वो बड़ा लंबा सफ़र था। तो रास्ते में एक दुकान पे रुके हम। रैंडम पे जिस दुकान पे रुके हम, तो वहाँ पे हमें कुछ खाना खाना था। तो एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा जो है वो भी वहाँ पे खाना खा रहे थे। हम आके बैठे। अच्छा, वहाँ के किसी अखबार में किसी उसमें मेरा कोई इश्तिहार नहीं था। तो हम वहाँ पे खाने के लिए रुके सामने टेबल पे। मैं मेरे साथियों से रैंडम बात कर रहा हूँ, तो वो लेडी ने कुछ बोला उनके हस्बैंड से। उनके हस्बैंड कुछ बोल रहे थे। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि तुम हिंदी, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला, लफ्ज़ मुझे समझ में आ रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम हिंदी हो, हिंदू हो। तो असल पूछो, अरब के लोग आपको हिंदी या हिंदू बोलते हैं, है ना। अब ये हिंद से आए हुए लोग। अब ये अलग बात है कि हम हिंदू एक मजहब समझते हैं, जब मजहब नहीं है। बराबर। यहाँ पे हर हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी जो है वो हिंदू कहता है, और हिंदू कोई मजहब नहीं है। बल्कि वो तो सिंधु नदी से जो लोग निकट रहते थे उनके लिए है। तो मेरा जो ट्रांसलेटर था, उस ट्रांसलेटर ने बोला, उससे बात करी, बोला हाँ ये हिंदुस्तान से आया। बोले वो आर्टिस्ट है ना, मतलब वो उन्होंने इशारा किया, वो कील से बनाता है ना, वो लेडी ने इशारा किया। उन्होंने बोला कि हाँ ये वही है। उन्होंने बोला कि यार ये तुम्हें जानती। मैं टेबल पे एकदम, वो टेबल में ऐसे बैठा था, मैं हटा था, घबराता। मैंने कहा भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई आर्ट बनाते हैं, चाहे कीलों से हो, गोली से हो, टीन से हो, कहीं ना कहीं ये तो लोग सोचते ही हैं कि यार ये इसने कैसे बनाया, या ये तो बड़ा बाकमाल है जो है वो। पर फिर लोग ये बोलते हैं इसने तो ऐसे कुछ देख के बना दिया होगा, इसने कुछ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी लोगों को शक है कि वाजिद खान जो है वो क्या स्केचिंग करते हैं, या वाजिद खान जो है पहले से कहीं ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कैसे शुरू करते हैं आर्ट को बनाना और कैसे अंजाम देते हैं? देखिए, आर्ट कैसे बनाते हैं ये मायने नहीं रखता, क्या बनाते हैं ये बहुत मायने रखता है। क्यों बनाते हैं ये और ज़्यादा मायने रखता है। मेरे पास बहुत ऑर्डर आते हैं, मतलब जिन इंसान को मैं देखना पसंद नहीं करूँ, बोले इनकी तस्वीर बना दो, तो मैं पैसे के लालच में बना सकता हूँ, बाकी मैं नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है काम बहुत बेहतर है, किसी बदतर इंसान को बेहतर मत बनाओ आप, है ना। तो ऐसा मेरी सोच है। तो रही दूसरी बात, आपने कहा कि कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, नहीं वो मायने नहीं रखता। कहाँ बनाते हैं मायने नहीं रखता है, आप क्यों बनाते हैं और क्या बनाते हैं बहुत मायने रखता है जी। तो ये थे इंटरनेशनल आर्टिस्ट और सबसे मुख्तलिफ, एक अलग, एक बेहद ही संजीदा, एक बेहद ही खुश रंग इंसान वाजिद खान। निश्चित रूप से इस इंटरव्यू के ज़रिए उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को जानने की हमने यहाँ पर कोशिश की। लेकिन ये जो दौर है, ये जो बातचीत है, ये जो चर्चा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो दिल करता है कि ये बात यूँ ही चलती रहे। बहरहाल समय की अपनी सीमाएँ हैं और निश्चित रूप से ये जो छोटी सी गुफ्तगू हमने इनके साथ करने की कोशिश की है, ये मेरा मानना है कि इसके ज़रिए बहुत कुछ ज़्यादा हमारे आज की पीढ़ी को सीखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ये सक्सेस स्टोरी में हम ऐसे ही लोगों को आपके सामने लेकर आते रहते हैं, जिनसे सीख कर हम आगे बढ़ सकें, ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकें और प्रेरित हो सकें। वाजिद जी, आप आज इंटरव्यू के लिए आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही चाहेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें ज़रूर सफलता दे, और कहीं ना कहीं जो पीढ़ी को बनाने का, जो पीढ़ी को सुधारने का, जो नए भारत के निर्माण में आपका एक योगदान है, उसे सदियों तक याद रखा जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।